हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 7 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूज़। पहला न्यूज़ क्या है दोस्तों? मोदी जी हैज़ 35 मिलियन डायस्पोरा एज इंडियाज प्राइड। एक्चुअली क्या है, मतलब मोदी जी ने कहा है कि जो ब्रेन ड्रेन होता है ना, वो ब्रेन ड्रेन नहीं है दोस्तों, वो है आपका ब्रेन गेन। मतलब हमने कुछ गवाया नहीं है, ये हमारे लिए मतलब हमने पाया है। मतलब जो हमारे जो मतलब इंडिया से रिलेटेड जो भी मतलब इंडियन ओरिजिन जो पीपल हैं बाहर में, वो सब इंडिया के कल्चर को बढ़ा रहे हैं। मतलब एक तरह से मतलब इंडिया का ही फायदा हो रहा है इसमें, है ना। और हम लोग थोप नहीं रहे, फोर्सफुली नहीं करा रहे हैं, वो खुद से हो रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें इन्होंने कही हैं। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? तो इसमें एक वर्ड आता है, इसमें एक वर्ड क्या आता है? ग्रीम इतिहास। ग्रीम इतिहास क्या होता है? क्योंकि 2025 में इन्होंने 180वीं एनिवर्सरी मनी है इनकी किसकी? ग्रीम इतिहास की, ठीक है। और ये कौन होते हैं ग्रीम इतिहास? ये दोस्तों वो लेबर होते हैं जिनको मतलब यूपी बिहार से लाया गया था काम करने के लिए त्रिनिदाद एंड टोबागो में, ठीक है। तो ये इन्हीं की जो पीढ़ी है आगे चल के मतलब एक मतलब पॉपुलेशन वहाँ पे अच्छी खासी होगी, मतलब 40% तक पॉपुलेशन इंडिया की है वहाँ पे। कहाँ पे दोस्तों? त्रिनिदाद एंड टोबागो में, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो एक बार इसको मैप में देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत माता, ये इसी से मतलब हम लोग इधर चलेंगे वेस्ट साइड में। तो ये मिल गया हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे ऊपर जाएंगे हम लोग, देखिए वेनेजुएला के जस्ट ऊपर। ये देखिए आपका ये वेनेजुएला, वेनेजुएला के ऊपर ये रहा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये किसमें है दोस्तों? ये कैरेबियन सी में पाया जाता है, मतलब पाया कि कैरेबियन सी में है। पर ये पार्ट किसका है? साउथ अमेरिका का है, ठीक है दोस्तों। लोकेशन आपने देख लिया ना, इसके नीचे में आप देख लीजिए वेनेजुएला है, ठीक। और ये खुद कैरेबियन सी में है, ये रहा कैरेबियन सी, ठीक है। ऐसे ही और भी आइलैंड कंट्रीज हैं, पर ये वाली जो है मतलब साउथ अमेरिका की है, ठीक है। तो वहाँ पे 180वीं सेंचुरी मनाई गई इन ग्रीम इतिहास के एंड मतलब अराइवल की, मतलब कहाँ पे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, ठीक है। अब ये ग्रीम इतिहास होता क्या दोस्तों? ये जो वर्ड है एक एग्रीमेंट से लाया गया, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट था जिसके तहत मतलब यूपी के और ईस्टर्न यूपी जो हो गया और बिहार के कुछ लोगों को मतलब लाया गया था यहाँ पे, जिन्होंने काम शुरू किया था। और उन्हीं की पीढ़ी बढ़ बढ़ के धीरे धीरे अब एक अच्छी खासी पॉपुलेशन वहाँ पे हो गई है। कहाँ पे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, ठीक है। रेफर्स टू इंडेंचर्ड लेबर सेंट बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया मोस्टली बिहार एंड ईस्टर्न यूपी टू वर्क ऑन प्लांटेशन अब्रॉड। एक्चुअली क्या है, उस समय ना एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हो गया था, तो लेबर्स की कमी हो गई थी। तब एक एग्रीमेंट के थ्रू मतलब इनको यहाँ पे लाया गया था। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बाकी कंट्रीज में भी लाया गया था, पर सबसे ज़्यादा कहीं लाया गया तो यही त्रिनिदाद एंड टोबैगो में लाया गया था, ठीक है। और मोदी जी ने क्या कहा है? इन्हीं इंडियन डायस्पोरा मतलब जो बाहर रहते हैं ना इंडिया से, मतलब इंडियन ओरिजिन के जो हैं, उनको राष्ट्रदूत कहा है। मतलब जो राष्ट्र का मतलब कल्चर को, इसके सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सॉफ्ट पावर वो पावर हो गया जो मतलब मिलिट्री से अलग है दोस्तों। सॉफ्ट पावर मतलब जैसे कल्चरली हो गया, आप कितने एनरिच हो, आपके रिलेशन क्या है, ये सब सॉफ्ट पावर हो गया। या मतलब आप टेक्नोलॉजी में कैसे हैं, इनोवेटिव कैसे हैं, ये सारा आपका सॉफ्ट पावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब इस दौरान मतलब मोदी जी ने क्या क्या कहा, क्या की फीचर्स थे इस मतलब मीटिंग के या फिर इस विजिट के? तो पहला था ओसीआई। ओसीआई क्या होता है दोस्तों? ओसीआई का फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन ये मतलब जो मतलब बाहर है इंडिया से, जो फॉरेन सिटीजन है जिनका ओरिजिन इंडिया से है, ठीक है। तब इनके लिए क्या किया गया दोस्तों? एक्चुअली क्या है, इनको पहले अलाउ होता था 4 साल की पीढ़ी तक के लिए। मतलब कोई भी इंसान है अगर उसकी वो चौथी पीढ़ी तक है तो वो इंडिया में विजिट कर सकता है और कुछ फैसिलिटी जो है फ्री में यूज़ कर सकता है। बहुत सारे मतलब इनको फायदे दिए जाते थे। पर इसी चीज़ को अब मोदी जी ने कहा है ये 6 जनरेशन तक जाएगी। मतलब ओसीआई कार्ड अब 6 जनरेशन के इंडियन ओरिजिन पीपल्स को भी दिया जाएगा। कहाँ के? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। पहले 4 जनरेशन तक दिया जाता था, ठीक है। अब वही ओसीआई कार्ड क्या होता है? ये फॉरेन सिटीजन्स ऑफ इंडियन जो होते हैं, ओरिजिन जो इंडिया का होगा, उनको कुछ राइट्स मिल जाते हैं इंडिया में, जैसे मतलब वीज़ा फ्री ट्रैवल हो गया, प्रॉपर्टी के भी कुछ राइट मिल जाते हैं। इसी तरह के कुछ राइट्स हैं जो इस कार्ड के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा, मोदी जी सेड टू क्रिएट अ कॉम्प्रीहेंसिव डाटा बेस ऑफ ग्रीम इतिहास कम्युनिटी। मतलब इन्होंने कहा है मतलब जो भी ग्रीम इतिहास मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, इनका ओरिजिन पता चल जाए किया जाएगा। मतलब कहाँ, मतलब बिहार या यूपी जिस प्लेस से कहाँ से लोकेटेड है ना, सारी चीज़ इनका एक डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा। और हर साल वर्ल्ड ग्रीम इतिहास कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, मतलब इनके भलाई के लिए या फिर इनके लिए क्या एक्स्ट्रा किया जाए कि जो इनके लिए फायदेमंद हो, है इन सब चीज़ों को मतलब किया जाएगा इसमें किसमें इस वाली कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तीसरी बात क्या कहा मोदी जी ने कहा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो बिकम्स द फर्स्ट कैरिबियन नेशन टू अडॉप्ट यूपीआई। ये इंडिया का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है दोस्तों, है ना, इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये कैरिबियन सी में पहला कंट्री है ना, आइलैंड कंट्री, जिसने मतलब कैरिबियन नेशन है। अब एक्चुअली कैरिबियन नेशन में इसलिए बोलो क्योंकि ये कैरीकॉम का पार्ट है दोस्तों। कैरीकॉम का फुल फॉर्म होता है कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसको कहा जाता है पहली कैरिबियन नेशन है जिसने मतलब यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और यूपीआई क्या है? इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ठीक। और क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा कि फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, ठीक है। मतलब पहले ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? जो मतलब टैलेंटेड लोग होते हैं या फिर मतलब काम की कुछ लोग जो काम की कमी में मतलब काम ना होने के कारण देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, है ना, उन्हीं को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, ठीक है। मतलब अपना टैलेंट अपने देश में ना यूज़ हो के कोई और देश यूज़ करे, सिर्फ और सिर्फ अच्छी फैसिलिटी के लिए वो लोग चले जाते हैं, तो उन्हीं को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। तो यही इसी को कहा गया है कि मतलब ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। मतलब किसने कहा? मोदी जी ने। मतलब इंडिया मतलब डायस्पोरा को मतलब एसेट की तरह देखती है, लॉस की तरह नहीं देखती, क्योंकि वो कहीं भी है कम से कम इंडिया का कल्चर तो बढ़ा ही रहे हैं, सॉफ्ट पावर को तो इंक्रीज ही कर रहे हैं, है ना। ऐसी दोस्तों बहुत सारी स्कीम भी इंडिया चलाता है जिसमें मतलब जो डायस्पोरा होता है ना बाहर का, उसके लिए मतलब इंडिया काम करती है। उसमें से जैसे हो गया प्रवासी भारतीय दिवस, ये हर साल मनाया जाता है ना। उसके बाद ओसीआई स्कीम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, नो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका स्कॉलरशिप दिया जाता है जो डायस्पोरा स्टूडेंट होते हैं ना, जो इंडियन ऑरिजिन होते हैं उनको दिया जाता है।
अब थोड़ा सा आप ये जान लीजिए दोस्तों, त्रिनिदाद में एक लेक है जिसका नाम है पिच लेक। इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी बार पूछा भी गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल रिजर्वायर है दोस्तों। किसकी? असपाल्ट। असपाल्ट वही दोस्तों जो रोड रोड में मतलब काम में आता है ना, वही वाला असपाल्ट है, ठीक है। और मोदी जी ने, और सबसे बेस्ट पार्ट आप जान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस मतलब विजिट का क्या, कि जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है उसका जो हाईएस्ट ऑनर है, सिविलियन ऑनर, वो मोदी जी को दिया गया है। क्या नाम है उसका? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है ना, उसमें जो त्रिनिदाद वाला जो पार्ट है, जो त्रिनिदाद है, ये थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है और लार्जर है किससे? टोबैगो वाले से, ठीक है। मतलब ये दो पार्ट में है ना, दोनों दोनों मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, पर ये दो पार्ट में है। और टोबैगो जो है थोड़ा सा छोटा है त्रिनिदाद से, और यहाँ ये थोड़ा टूरिज्म बेस्ड है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना। और ये आइलैंड कंट्री है। तो अगली न्यूज़ क्या आती है दोस्तों? अगली न्यूज़ है निपा रीसर्फेसिस इन केरला डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली क्या है, केरला ही एक पहला स्टेट था जिसमें मतलब ये निपा वायरस मतलब डिटेक्ट किया गया था बहुत पहले, ठीक है। और अभी दोबारा से मतलब ये मतलब फैल रहा है, ठीक है। तो इसी बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। निपा वायरस क्या है दोस्तों? निपा वायरस एक जूनोटिक आरएनए वायरस। जूनोटिक मतलब क्या है कि जानवर से इंसान में फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक मतलब डिजीज कहा जाता है। तो ये एक जूनोटिक आरएनए वायरस है, ठीक है। इट इज लिस्टेड एज ए प्रायोरिटी डिजीज, मतलब डब्ल्यूएचओ ने इसको मतलब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भी दर्जा दे रखा है, ठीक है। और मतलब कि इसका मतलब कारण क्या है कि उसने प्रायोरिटी भी रखा है, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये पेंडेमिक क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे मतलब कोविड है ना, वैसा क्रिएट कर सकता है। और इसका ट्रीटमेंट की लैक ऑफ ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट है नहीं इसका, ठीक है। आप मतलब सपोर्टिव केयर कर सकते हो बस। और उसके बाद तीसरा क्या कारण है? जूनोटिक ओरिजिन, ठीक, जानवर से आ रहा है, ठीक। जैसे मतलब कोरोना वाला भी तो बोलते हैं ना, बैट से आया था, चमगादड़ से आया था, ठीक है। अब निपा वायरस क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किससे क्लोजली मतलब रिलेटेड है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वो है हैंड्रा वायरस। क्या नाम है उसका? हैंड्रा वायरस। और ये एक पटाल है, मतलब अगर हो गया है तो मतलब मरना बहुत चांसेस तक मतलब है, कंफर्म है कि आदमी मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहली बार कहाँ मतलब आइडेंटिफाई हुआ था? वो हुआ था दोस्तों मलेशिया और सिंगापुर में, ठीक है। और इंडिया में अगर देखेंगे तो वो है केरला। केरला में सबसे पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड है ना। और उसमें होस्ट क्या होता है दोस्तों? होस्ट इसका एक चमगादड़ होता है जिसको बोलते हैं फ्रूट बैट। फ्रूट बैट बोलते हैं या फ्लाइंग फॉक्स भी बोला जाता है। और ये किसकी जीनस का है? पिटेरोपस का है, ठीक है। अभी कैसे फैलाता है दोस्तों? तो ये जैसे अगर मान लीजिए यूरिन हो गया, इसका पेशाब हो गया, या फिर स्लाइवा हो गया, या फिर मतलब फीसिस मतलब जो लेटरिन करता है ना, वो हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर जब कोई चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है तो जो फ्लूइड निकलता है ना, तो वो फ्लूइड भी इस वायरस को फैलाते हैं, क्योंकि चमगादड़ को है अपने आप में बहुत सारे नेचुरल वायरस को लेके चलता है ये, ठीक है। तो उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन हुआ दोस्तों जैसे एनिमल से ह्यूमन और फिर ह्यूमन से ह्यूमन, ये दो तरह से होता है, ठीक है। सिम्टम क्या होता है? सिम्टम जैसे फीवर हो गया दोस्तों, हेडेक हो गया, मेंटल कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए, कोमा आ सकता है, और हाई फर्टिलिटी रेट है, मतलब आदमी मर सकता है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है दोस्तों, जस्ट आप डायग्नोस कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आपको है कि नहीं है। और डायग्नोस आप आरटीपीसीआर से कर सकते हैं या फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर, मतलब जो भी मतलब लक्षण आ रहे हैं उस लक्षण की दवा दे सकते हो। बाकी इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा केयर नहीं कि आपने लगाया और आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी एक डायग्राम के थ्रू आप जान लीजिए, जैसे ये बैट है नेचुरल होस्ट, इसने अगर फल खाया, फल को आदमी ने खाया, तो आदमी से ये आदमी मतलब इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये फल इफेक्टेड हो, इसको मतलब बैट ने फल खाया तो फल इफेक्टेड हो गया है ना। और फल को आदमी ने खाया तो आदमी के अंदर आ गई ये वायरस, और आदमी से आदमी के पास गया तो आदमी से आदमी के पास चला गया। और दूसरा तरीका, जैसे इसने किसी जानवर को काट लिया तो इसमें फैला, या फिर इसके फल को जानवर ने खा लिया है ना, और जानवर को आदमी ने खा लिया और फिर आदमी से आदमी फैल गया, ठीक है। नेचुरल होस्ट है फ्रूट बैट। उसके बाद अगला न्यूज क्या आया था दोस्तों? अगला न्यूज है आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी इन इंडिया द साइलेंट एपिडेमिक। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है, एक आर्टिकल है जो न्यूज में आया था। मतलब जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो एक वेबिनार कर रहा है, ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, उसके इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है। तो फिर हम लोग को जानना ये जरूरी है कि विटामिन डी है क्या दोस्तों, इसका क्या रोल रहता है ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है, और एक ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और ये मतलब किस तरह मतलब जो बॉडी में सिंथेसाइज तब होता है जब यूवी रेस जो होती हैं मतलब सनलाइट से स्किन पे आके हिट करती हैं, ठीक है। अब नेचुरल सोर्सेज क्या है? नेचुरल सोर्सेज अगर आप देखेंगे तो फैटी फिश हो गया, जैसे लास्ट सालमन हो गया, टूना फिश हो गया, ठीक है, काफी फेमस फिश है टूना, और काफी महंगी भी आती है। फिश लीवर ऑयल हो गया, उसके बाद बीफ लीवर हो गया, एग योक हो गया, या मशरूम हो गया, कुछ तरह के मशरूम जो मतलब सन से रिलेटेड रहते हैं, मतलब जो मतलब शेड में नहीं, सन की रोशनी में मतलब बनते हैं ना, वो वाले मशरूम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे मतलब 45 मतलब पूरी नॉनवेज टाइप का हो गया, तो वेज टाइप में जैसे कि 45 किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए कोई मतलब दाल है, दाल में जो भी मिल रहा है, पर उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा डालना हो, जैसे मान लीजिए विटामिन ए डालना हो या विटामिन सी डालना हो, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके जो दाल बनाई जाती है वो मतलब कि आप वो ही खाओगे तो आपकी रिक्वायरमेंट विटामिन ए विटामिन सी की भी पूरी हो जाएगी। और जो मतलब है तो है, उसके अलावा ये वाली विटामिन मतलब एक्स्ट्रा जो जोड़ा जाता है उसमें, ठीक है, वही 45 हो गया। जैसे मिल्क हो गया, योगर्ट मतलब दही हो गया, दालें होगी, जूस हो गया, है ना। इसमें जो नेचुरली मिलता है उसमें और एक्स्ट्रा भी जोड़ के, ताकि मतलब लोगों को मतलब डिफरेंट सोर्सेज को ना पकड़ना पड़े, ठीक है। अब फोर्टिफिकेशन इज नेसेसरी क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड और नॉट वाइडली कंज्यूम्ड, स्पेशली बाय चाइना, मतलब नेचुरली जो मतलब तो दोस्तों आप समझ गए, फोर्टिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेचुरल सोर्सेज काफी लिमिटेड है और मोस्टली यूज नहीं किया जाता है, और क्योंकि बच्चों को डायरेक्टली कंज्यूम भी नहीं हो पाता है ना। अब बच्चों को कितना कराओगे, ठीक है। और वही है, और नेचुरल में अगर आप देखेंगे तो फैटी फिश, नॉनवेज अगर वेज वाला आदमी है तो क्या करेगा, तो वही है बिल्कुल क्या है, इसी में जो फोर्टिफिकेशन करते हैं ना।
उसके बाद इसकी फंक्शन क्या है दोस्तों, विटामिन डी सबसे ज़्यादा मदद करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में। अगर आपके मतलब शरीर में विटामिन डी नहीं है तो आप कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जो कि मतलब जो आपकी हड्डियां और दांतों को मजबूत करने के लिए जरूरी है, ठीक है, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये जितना रेगुलेट सेल ग्रोथ, मतलब सेल ग्रोथ होता है, मतलब जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर में अनवांटेड मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन या फिर ऐसा होता है ना, तो जो भी एबनॉर्मल सेल मल्टीप्लिकेशन है उसको भी मतलब ये प्रिवेंट करता है, मतलब सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये सपोर्ट्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब ऐसे नहीं हो मतलब अचानक से आदमी गिर जाए, है ना, तो मतलब इस रिस्क को भी कम करता है बड़े लोगों में, ठीक। और ऑस्टियोपोरोसिस भी एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर होती है कि हल्के से भी झटके से टूट सकती हैं, उसमें भी अगर विटामिन डी की ही कमी से होती है, ठीक है। अब इफेक्ट देख लीजिए दोस्तों, यही है ऑस्टियोपोरोसिस में होता है ना, फ्रिजाइल हो जाती है, मतलब हल्का से भी झटका मिला नहीं कि टूट जाएंगे, ठीक है। और रिकेट में हड्डियां काफी सॉफ्ट हो जाती है और डिफॉर्म हो जाती है, अलग ही शेप आ जाता है ना। और एक होता है हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम लेवल जो हो गया वो बहुत कम हो जाना, ठीक। उसके बाद अगला न्यूज क्या है, तो दोस्तों अगला न्यूज है आपका, इंडिया टेस्ट WTO, इट मे लिवाई रिटेलिटरी टैरिफ वर्थ $724 मिलियन US ऑन यूएस इंपोर्ट। एक्चुअली बात क्या है दोस्तों ना, यूएस ने कुछ मतलब पहले ही एक समय स्टील वाले सेक्टर पे उसने मतलब लगाया था बैन, है ना, 25% तक का टैरिफ, अभी फिर लगा रहा है। और एक्चुअली क्या, ये सब लगाने से पहले वो मतलब कंसल्ट ही नहीं किया ना कंसल्ट किया ना, और सबसे बड़ी बात उसने सबसे बड़ा रूल क्या तोड़ा, उसने WTO को भी इन्फॉर्म नहीं किया। तो इस रिटेलिएशन में जिस कंट्री का नुकसान होता है, जितना नुकसान होता है वो उतना टैरिफ मतलब उस पर लगा सकता है। तो इंडिया का इस डिसीजन से उस पर्टिकुलर ट्रेड में जिसको मतलब उसने मतलब बढ़ाया है, टैरिफ हाई किया है, उस ट्रेड से $724 मिलियन का नुकसान हो रहा था। यही इंडिया ने बोला है कि हम लगाने जा रहे हैं यूएस पे, ठीक है। अब WTO फ्रेमवर्क है क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इसके की एग्रीमेंट दो हैं दोस्तों, एक गेट 1994 जो बाद में मतलब WTO बना गेट, पर ये इसका एक एग्रीमेंट के थ्रू बना था ना, तो गेट 1994 जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड है, मतलब जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं गुड्स में उस पर लगता है, ठीक है। और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो भी टैरिफ लगते हैं, जो भी ट्रेड लगते हैं, मतलब मान लीजिए कोई अपने घर की डोमेस्टिक कंपनी को बढ़ाना चाहता है ना, तो उसके लिए क्या करें, सारी चीजें इसमें दी गई, ठीक। और इन्हीं दोनों का मतलब इसने किया है, मतलब पहला तो इसमें जैसे इन्फॉर्म नहीं किया, और दूसरा क्या, सेफ गार्ड वाला रूल है, एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड्स, मतलब रेगुलेट्स व्हेन ए कंट्री में इम्पोज टेम्परेरी टैरिफ और कोटास टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, पर इसके लिए बताना जरूरी है, और उसने बताया नहीं। एक तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी बताना चाहिए था उसे, वो भी नहीं बताया उसने। और ये है कि टैरिफ लगाने से पहले भी नहीं बताया इसने, WTO इंडिया को थोड़ी दो कंसल्ट भी नहीं किया उसने, ठीक है। और इसमें एक आर्टिकल आता है दोस्तों, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, यूएस नॉट कंसल्टेड इंडिया बिफोर इम्पोजिंग टैरिफ, ठीक है, रिक्वायर्ड। ये आर्टिकल है आर्टिकल 12.3 के हिसाब से कि अगर आप कोई भी टैरिफ इंपोज कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्टिव कंट्री से मतलब एक बार कंसल्ट करना चाहिए, तो वो भी नहीं किया। तो इससे क्या वायलेशन हुआ, आर्टिकल 12.3 ऑफ एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड का वायलेशन हुआ। उसका क्या है दूसरा, यूएस डिड नॉट नोटिफाई द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अबाउट दिस टैरिफ, और ये टैरिफ लगाने से पहले उसने WTO को भी नहीं किया। एक्चुअली क्या WTO में मतलब जो चीज ये देखते हैं वो वाली डिपार्टमेंट में कोई है ही नहीं, मतलब पॉइंट ही नहीं होने दिया यूएस ने, ठीक है। देयरफॉर इंडिया आर्ग्यूज, मतलब मेजर, मतलब इसके लिए क्या करें, और उसके बाद जो भी इसने वायलेट किया है गेट रूल्स और ये मतलब एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल आया था आर्टिकल 8, किसका, ये है एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड का आर्टिकल नंबर 8। इसमें क्या है, ये कंट्री सस्पेंड कंसेशंस, ठीक है, नो प्रायर कंसल्टेशन टू प्लेस सेफगार्ड मेजर्स हार्म द ट्रेड इंटरेस्ट ऑन द, मतलब यही है कि जो मतलब इंडिया लगा रहा है 724, वो इसी वजह से लगा रहा है क्योंकि उसने मतलब कोई कंसल्टेशन नहीं किया। और मतलब ये आर्टिकल 8 के हिसाब से ये आप कर सकती है कंट्री, अगर कोई मतलब कंसल्टेशन किया ही नहीं और उसके बाद मतलब सेफगार्ड लेने के लिए, क्योंकि उससे नुकसान भी तो होगा आपकी इंडस्ट्री को, उसको सेफगार्ड करने के लिए ये स्टेप लिया था। तो इंडिया नोटिफाई किया है, इट वुड इंक्रीज टैरिफ ऑन सेलेक्टेड यूएस प्रोडक्ट इक्वल टू $724 मिलियन, द एस्टिमेटेड ट्रेड लॉस टू इंडिया, मतलब वही जो लॉस हो रहा है वही इंडिया उसके ऊपर ठोक दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज क्या है, तो फिफ्थ न्यूज है, फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। सिंपल सा फंडा आप जान लीजिए कि दुनिया में पहली कंट्री जिसने मतलब तालिबान गवर्नमेंट, एक्चुअली क्या अफगानिस्तान में पहले तब तालिबान नहीं था, वो तो यूएस वहां से छूटा नहीं कि तालिबान फिर से आ गया, तो उसकी गवर्नमेंट चल रही है, तो उसको कोई भी देश ने मतलब अपनाया नहीं था कि मतलब माना नहीं था कि वो कोई देश है, ठीक है। तो रशिया पहला कंट्री जिसने उसे मान्यता दे दी है। उसके बाद जो भी उसने बैन लगा रखा था ना वो भी हटा दिया उसमें, ठीक है। अब यूएस रशिया इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि रशिया परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो 5 मेंबर आते हैं ना उनमें से एक है, ठीक है। इसकी कैपिटल मॉस्को है, एक मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप मैप में देख रहे हैं ये है हमारा प्यारा भारत महान, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये चाइना है, इसके बाद आ गया किर्गिस्तान, ठीक है। और ये छोटा सा जो टच करता है ना ये ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान आ गया, फिर यहाँ पे कजाकिस्तान आ गया, चाइना आ गया, ये मंगोलिया, इन दोनों के बीच में सैंडविच हो रखा है रसिया और इसमें। और सबसे ऊपर में अगर आप देखेंगे ये देखिए आपका है रशिया, मतलब अगर आप देखेंगे एरिया के हिसाब से तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बस इतना जान लीजिए। इसकी राजधानी मॉस्को है, ठीक है। मॉस्को इसलिए, मॉस्को में एक नदी है उसी किनारे है ना इसलिए। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। और ये लगभग 14 कंट्री से बाउंड्री को साझा करता है। और ये अफगानिस्तान में मतलब इसकी सरकार कब आई थी तालिबान की, 2021 से अभी तक इसकी सरकार है, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज क्या आता है दोस्तों, 6 न्यूज है आपका फर्स्ट एडिशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये पहला एडिशन है किसका, वाटर स्पोर्ट्स का, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। एक बात और जान लीजिए, खेलो इंडिया जो मतलब गेम्स स्पोर्ट्स कराता है वो ये 5वां है, मतलब 5वां इवेंट है जो इसने इस साल कराया है, ठीक है।
और ये जो कंपटीशन ये ओपन एज कंपटीशन, मतलब कोई एज की निर्धारित नहीं कर रखा है कि इतने से इतने वाले कराएंगे, कोई भी एज वाला हो कर सकता है इसका पार्टिसिपेट इसमें, ठीक है। अब इसमें कराया क्या जाएगा, ये कायाकिंग हो गया, कनोइंग हो गया, रोइंग हो गया, वाटर स्काइंग हो गया, शिकारा रेस, शिकारा वो एक बोट होती है काफी स्पेशल है ना, और ड्रैगन बोट हो गया, ठीक है। ये सारे कंपटीशन है। उसके बाद जानने वाली बात क्या है, याद रखना दोस्तों, ये डाल लेक जो श्रीनगर में काफी फेमस है उसी में कराया जाएगा इसको, ठीक है। 5वां इवेंट है। और बाकी जो 4 हैं वो कौन से हैं, पहला है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये हुआ कहाँ दोस्तों, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कराया गया। इसमें विनर जो थी सर्विसेज और रनर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा इवेंट कराया पैरा गेम्स, जो कि दिल्ली में कराया गया। इसमें विनर हरियाणा था और जो रनर था वो तमिलनाडु। उसके बाद तीसरा इवेंट कराया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये बिहार और दिल्ली में कंबाइनली कराया गया और इसमें विनर महाराष्ट्र और रनर हरियाणा। और चौथा इवेंट जो कराया गया है खेलो इंडिया बीच गेम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भी पहला ही संस्करण है, ठीक है, फर्स्ट एडिशन है। इसमें विनर जो है मणिपुर है और रनर है महाराष्ट्र। और अभी जो है मतलब वाटर गेम स्पोर्ट्स, ये भी पहला एडिशन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ कराया गया है दोस्तों, श्रीनगर के डाल लेक में, ठीक है। उसके बाद आता है नाइन्थ न्यूज। नाइन्थ न्यूज क्या है दोस्तों, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये बस इतना ही जान लीजिए, जो प्रेसिडेंट इसके थे ना वही दोबारा रीअपॉइंट कर लिए गए हैं। क्या नाम है उनका, सुदर्शन मित्तल, ठीक है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, 2018 से पहले किसी और नाम से जाना जाता था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो उसके बाद अगली न्यूज आ जाती है दोस्तों, आस्था पुनिया। ये इंडिया की पहली नेवी की वुमेन फाइटर पायलट बनेंगी दोस्तों। अभी बनी नहीं पर ये मान लीजिए बन ही जाएंगी एक्चुअली। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक कोर्स होता है हॉक कन्वर्शन कोर्स। यहाँ पे क्या है कि मतलब जो फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसको पास भी कर लिया है और वहाँ पे एक मतलब अवार्ड मिलता है विंग ऑफ गोल्ड, ये भी इनको मिल गया है। अब इसके बाद इनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसको उड़ाने की, किसकी, फाइटर पायलट की। और जब पूरे तरह ये कर लेंगी तब ये पहली पायलट बन जाएंगे, मतलब मान लीजिए बनी गई। क्योंकि ये बनने के लिए ये वाला कोर्स करना जरूरी होता है, ठीक है। और ये कहाँ कराया जाता है, आईएनएस दीघा में, ठीक है, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब ये जान लीजिए आईएनएस दीघा है क्या, ये दोस्तों नेवल का एक मतलब इंडियन नेवी का एक नेवल एयर स्टेशन है, जहां पे मतलब ट्रेनिंग दी जाती है पायलटों को, ठीक है। और नेवल जो नेवी में फाइटर पायलट जेट उड़ाते हैं ना उन सबको, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ न्यूज क्या आता है दोस्तों, नाइन्थ न्यूज है आपका नेशनल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट कॉन्फ्रेंस 2025। तो इसका ये थर्ड संस्करण है दोस्तों। ये कराया कहाँ गया, न्यू दिल्ली में। कौन कराता है दोस्तों, ये कराता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर किसके अंडर में है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका हरियाणा में है। इसका बस यही काम है, जो भी कॉर्पोरेट मतलब काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट क्या होता है मतलब दोस्तों, जिसमें कोई एक मालिक नहीं हो, बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, वही कॉर्पोरेट होगा। जैसे 2 या 3 कंपनी मिलकर कर लें या फिर 10-12 लोग मिलकर कर लें, वो सब कॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। तो इन्हीं को प्रमोट करने के लिए, और ये जो है कि मतलब एक तरह से सरकार और इन कॉर्पोरेट वाली कंपनी जितनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या बिजनेस होते हैं, उनमें एक मतलब ब्रिज का काम करता है, ठीक है। और यही जो है इनके लिए लॉ बनाता है, पॉलिसीज बनाता है किसके रिगार्डिंग, और इनको डेवलप करने के लिए भी काम करता है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, ठीक है। टू प्रमोट यूज ऑफ राइट बिजनेस प्रैक्टिसेस अमंग कंपनीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जान लीजिए जो जितनी भी मतलब कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं वो सारी प्रैक्टिसेस अच्छी हो, मतलब इंप्लॉयज के लिए अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे से काम कराए, कोई भी मतलब गलत प्रैक्टिस यूज ना करे। इसीलिए इसी अवेयरनेस के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है 10वां न्यूज। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पहला है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएलबी चेयरपर्सन, मतलब जो भी अर्बन लोकल बॉडीज में जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी एक मीटिंग, जो मीटिंग में क्या करेंगे दोस्तों, वो अपने आइडिया साझा करेंगे, कुछ उनसे सीखेंगे। इन सब चीजों के लिए डिस्कशन के लिए मतलब जो हर्डल्स आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए क्या डिस्कशन हो, ये सारी चीजें करने के लिए इन्हीं चेयरपर्सन को एक माध्यम दे दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, ताकि वो लोग अपनी चाहे प्रॉब्लम या फिर अपनी कोई भी चीज जो भी अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड हो उसको डिस्कस कर सके, ठीक है। ये कब हुआ है, इसी साल हुआ है 2025 को। ये हरियाणा के गुरुग्राम में होगा और मतलब कि हुआ है, और जिसका इनॉग्रेशन ओम बिरला जी ने किया, जो कि स्पीकर है लोकसभा के, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका करंट अफेयर। अब स्टेटिक आप ही जानिए, इसमें जानने वाली क्या बात है, अर्बन लोकल बॉडीज जो है दोस्तों, ये अर्बन एरिया में एक लोकल गवर्नेंस है, ठीक है। मतलब अर्बन एरिया में ये मतलब जो भी मतलब गवर्नेंस का काम देखती है ना, तो वो यही देखती है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 करवा के, ठीक है। और इसी के थ्रू पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज में ये एडअप है, जो कि आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 तक है, ठीक है। और इसमें 12th शेड्यूल भी जोड़ा गया, जिसके 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। अब जान लीजिए म्यूनिसिपल पार्टी जो होती है, मतलब ये जो अर्बन लोकल बॉडी जो होती है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हो गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब जो बड़े शहर होते हैं उनके लिए। फिर आ गया म्यूनिसिपलिटी नगर पालिका, जो छोटे शहर है उनके लिए। और फिर आ गया नगर पंचायत, मतलब जो अभी भी गांव से शहर बने उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 11th न्यूज। 11th न्यूज क्या है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल जेवलिन टूर्नामेंट, मतलब इंडिया में पहली बार कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराया जा रहा है। उसका नाम क्या है, तो नाम है नीरज चोपड़ा क्लासिक, क्योंकि इन्होंने ही जेवलिन में इंडिया का नाम रोशन किया है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ये टूर्नामेंट है। ये कब से स्टार्ट होगा दोस्तों, मतलब हो तो गया ये 5 जुलाई 2025 से, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ ये इंपॉर्टेंट है, श्री कांटी रावा स्टेडियम बेंगलोर, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और नीरज चोपड़ा फाउंडेशन, दोनों मिलकर करा रहे हैं, ठीक है। अब AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है क्या, तो ये मतलब जो एथलेटिक्स से रिलेटेड इंडिया में नेशनल बॉडी है, जो जितने भी एथलेटिक इवेंट होते हैं उन सबको मैनेज करता है, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, प्रेसिडेंट अभी बहादुर सिंह सागो है। और नीरज चोपड़ा जी के बारे में आप जान लीजिए, काफी नाम रोशन किया इंडिया के। उन्होंने 2021 में पहली बार उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, और उनको खेल रत्न भी 2021 में मिला था, ठीक है। उसके बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता है, अर्जुन अवार्ड इनको 2018 में, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा अभी तक जो मिला है पद्मश्री 2022, ठीक है।
इसके बाद आता है दोस्तों रिक्लेम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस में। कुछ नहीं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई माइन है, मतलब कोयले की, अगर मान लीजिए वो बंद हो गई है, उस पर काम बंद हो गया, तो उस जमीन को कैसे यूज करना है, कहाँ पे घर बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, वो कौन से काम उसमें हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये सारी जमीन मतलब जानकारी जो लोगों को देने के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, रिक्लेम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव। बस इतना ही ध्यान रखिए आप। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूज आ जाती है दोस्तों, टीजी डेस्क पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों तेलंगाना डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। बस इसमें ये मकसद है कि अगर मान लीजिए कोई भी एई रिलेटेड मॉडल बनाना चाहता है, तो उससे रिलेटेड जो भी डाटाबेस उसको चाहिए, जो भी डाटा हब चाहिए इंटरव्यूज के लिए, उस वो डाटा मतलब क्रिएट कर रखा है, मतलब ये तेलंगाना। ठीक है, स्टेट विल प्रोवाइड एआई डाटा हब फॉर दोज हु वांट टू क्रिएट एआई मॉडल, मतलब ट्रेनिंग के लिए। और पहला स्टेट है जिसने अपना एआई डाटा हब बना रखा है। ठीक है, एआई को मतलब डेवलप करने के लिए तेलंगाना में इस इनिशिएटिव को लाया गया है। उसके बाद आज का लास्ट न्यूज है और करंट अफेयर, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स। ठीक है, एक तो कॉर्पोरेट होगा, कॉर्पोरेट जैसे सिंगल कंपनी या बिजनेस चला रहे हैं, और ये कॉर्पोरेटिव हो गए जो साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है, 5 जुलाई 2025 को मनाया गया दोस्तों। और ये इसलिए 5 जुलाई को मनाया गया, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये यूएन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और हमेशा फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, जो भी जुलाई में पहला सैटरडे आता है उसी से मनाया था, जरूरी नहीं कि 5 ही जुलाई को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? कॉपरेटिव ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, कॉपरेटिव का मतलब वही जिससे कई लोगों के साथ मिलकर संभाला जाता है। बस ये जान लीजिए, अमूल जैसे हो गया ना, इफको हो गया जो फर्टिलाइजर वाला है वो, है ना। यूएन डिक्लेयर, और ध्यान दीजिए 2012 को तो डिक्लेयर किया था पहली बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव, 2025 को भी डिक्लेयर कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यही थी आज की करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। थैंक यू, बाय।